हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस और मैं आपके साथ हूँ आपकी टीचर दीक्षा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस लेसन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट लेसन ऑलरेडी हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे लेसन सेकंड। लेसन सेकंड में आपका जो चैप्टर का नेम रहेगा वो है प्राणियों में पोषण। आज हम करेंगे रीडिंग एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आप रीडिंग वाली जो वीडियो है उसको ध्यान से देख लेना, तो क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट। लेसन सेकंड, आपने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा, लेसन 1 में हमने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। हमने लेसन 1 में रीड किया था, हमने यह जाना था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है खुद बना लेते हैं, लेकिन हम प्राणी और दूसरे जीव जंतु या तो पौधों पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या इनडायरेक्टली। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण के पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार का अंत ग्रहण मतलब कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित हैं। लेसन 8 में हम पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक घटक हैं। ठीक है, तो वो आप पीछे से जरूर लिखेंगे खाद्य के घटक क्या क्या हैं। ये हम लेसन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं और क्लास 6 में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अंततः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना। तो ये देखो, ये है आपके जटिल पदार्थ। ठीक है, आगे जाके वो क्या हो जाते हैं, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाएगा, विखंडन। तथा इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे बच्चे, पाचन। कि जब हमारी पाचन क्रिया चलती है, जब पाचन होता है तो क्या होता है, जो भी हम जटिल पदार्थ खाते हैं वो सरल पदार्थों में टूटता है और उसके बाद जो होता है मतलब वो खाना जब पच जाता है तो इस प्रक्रिया को पूरी को हम क्या बोलते हैं, पाचन। 2.1 खाद्य अंतग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। देखा ना किस किस तरीके से खाद्य चीजों को वो ग्रहण करते हैं। अब है अद्भुत सत्य, आपको एक कॉलम दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये देखिए इस तरीके से दिखाई देती है स्टारफिश, बिल्कुल स्टार के जैसी है इसकी फिगर, देखो स्टारफिश। प्रश्न सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी गई खाद्य अंतग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतग्रहण करते हैं। 2.2 में हम देखेंगे मानव में पाचन, की हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतग्रहण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम खाना कहाँ से खाना शुरू करते हैं, मुख के द्वारा। इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक स्तन नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मुख गुहिका, दूसरी हो जाएगी ग्रास नली या ग्रसिका, थर्ड है अमाशय, फोर्थ है सुद्रांतर। सुद्रांतर को दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो छोटी आंत। फिर है वृहद्रांतर, बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है। मलद्वार अथवा गुदा, ये सब किसके हैं, उस नली के पार्ट हैं, हिस्से हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं हो गया, मतलब इतने सारे उसके हिस्से हैं तो वो बहुत लंबी है। ये सभी मिलकर आहार नली मतलब कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति सुद्रांतर तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखा कितने तरीके से हमारा पाचन तंत्र जो है वो बनता है।
ये देख लीजिए मानव का पाचन तंत्र, ये आपको तस्वीर में सब कुछ दिखाया हुआ है। जितने अभी हमने आहार नली के, पाचन नली के जो हिस्से पड़े हैं वो सब आपको इसमें अलग अलग दिखाए गए हैं। ठीक है, आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका, हम इसके पहला पार्ट जो है हमारी आहार नली का ये रहा, उसके बारे में जानेंगे। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती बच्चे? अंतर्ग्रहण। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रथिका मतलब सॉकेट में धंसा होता है। ठीक है, हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। सभी बच्चे अपने दांतों को देखेंगे, सभी जो दांतों की शेप है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, उनके उसी हिसाब से जो है कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो हमारे जो टीथ होते हैं उनके अलग अलग नाम है, वो हम आगे फिगर में देखेंगे। एक्टिविटी 2.2, अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए मतलब शीशे में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपने दांतों को काउंट करो। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए, अपनी उंगली से दांतों को छुइए और महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने का काम करते हैं और फाड़ने का काम करते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए। और चबाने एवं पीसने के लिए कौन से दांत काम आते हैं? ये देखिए, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं बच्चे? दांत। ठीक है, तो इन दांतों के नाम दिए गए हैं। जो पीछे के 3 दांत हैं उनको क्या बोलोगे आप? चयवर्णक। फिर बीच के जो 2 दांत हैं उनको हम बोलेंगे अग्र चयवर्णक। ठीक है, फिर उससे आगे के जो 2 दांत होंगे वो होंगे रदनक। उसके बाद क्या होंगे? कृंतक। और उसके बाद दोबारा से यही वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फोटो को ध्यान से देख लीजिए। और आप जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो थोड़ी ड्राइंग करके याद रखने के लिए इस तरीके से बना भी सकते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है, मतलब कि लार बनाती है। वो कौन सी ग्रंथि है? लाला ग्रंथि। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए अब इस बारे में जानते हैं कि लार का हमारे मुख में क्या काम है और वो हमारा भोजन पचाने में किस तरीके से हमारी सहायता करती है। एक्टिविटी 2.3, 2 प्रश्नलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी से नाम दे दीजिए। प्रश्नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी प्रश्नली बी में लीजिए। दोनों प्रश्नलियों में 3-4 मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों प्रश्नलियों में आयोडीन, ये देखो इस तरीके से आपको ये लेनी है। ये आपकी हो जाएगी ए प्रश्नली और ये बी। इसमें सिर्फ उबले हुए चावल हैं और ये चबाए हुए चावल हैं। फिर दोनों में हम क्या करेंगे? जल डाल देंगे और ऊपर से आयोडीन विलेन की कुछ बूंदे डाल देंगे। विलेन की कुछ 2-3 बूंदे डालने पर उनका परीक्षण कीजिए। आप प्रश्नली ए तथा बी में क्या अंतर देखेंगे? प्रश्नली के रंग में परिवर्तन क्यों आ जाता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक के साथ कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी है जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। क्या आपको जीभ के कार्य का पता है कि जो हमारे मुख में जो जीभ है, जिह्वा है, उसका क्या क्या काम है? अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह है भोजन में लार उत्पादित करने में भी हमारी सहायता करती है। ये देख लीजिए, ये है आप इस तरीके से हमारी जो जीभ है वो दिखाई देती है। ठीक है, हमने 2 काम देख लिए। एक जीभ क्या करती है? बोलने का काम करती है, और एक क्या होता है? लार मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी हमारी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई, आप उस फोटो में देखना, कुछ डिजाइन बना रखे हैं, वो क्या है? हमारी स्वाद कलिकाएं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.4 की हम स्वाद कलिकाओं की जो स्वाद हम चखते हैं, कभी कड़वा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी नमकीन लगता है, तो ये स्वाद कलिकाएं हमें किस तरीके से स्वाद का पता लगाने में हेल्प करती हैं, तो वो अब हम सीखेंगे एक्टिविटी 2.4 से। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस और नीम की पत्ती मतलब करेले का रस, कड़वा कोई भी रस आप ले सकते हैं। सेकंड होगा, अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे उसकी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, उस तरीके से जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 2-2 बूंदे रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सिंक का उपयोग करें। इसे प्रयोग प्रक्रिया के अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए।
अब अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने परीक्षण रिकॉर्ड करें और उसको अपनी नोटबुक में लिखें। प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसे उसने अनुभव किया। ठीक है, और यही एक्टिविटी आप अपने अन्य क्लासमेट्स के साथ भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे भोजन नली ग्रसिका के बारे में। भोजन, निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ठीक है, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय में चर्चा कीजिए। ये आपको फोटो दिखाई गई है ग्रसिका में भोजन की गति। ठीक है, सबसे पहले यहाँ भोजन आएगा, ये है आपकी ग्रसिका नली और ये है आपका आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत्र में खुलता है। शुद्रांत्र क्या होती है? छोटी आंत। आमाशय का आंतरिक अस्त्र श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्त्र की सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब हम पढ़ेंगे शुद्रांतर छोटे आंत के बारे में। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता रहता है। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर। यकृत क्या होता है? लीवर। जो लीवर है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चे? लीवर। और कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त रस, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है और इसे क्या बोलते हैं हम? पित्ताशय। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारी वसा को पचाने में कौन हमारे लिए सहायता करता है? वो करता है पित्त रस। पित्त रस कब बनेगा? जब हमारा जो लीवर है वो बहुत स्ट्रोंग होगा। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। अग्नासामयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांतर के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या होगा कि जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाएगी और प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे। ठीक है, शुद्रांतर में अवशोषण मतलब छोटी आंत में हमारे भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है वो अब हम देखते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अवशोषण। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। आई थिंक आपको छोटी आंत में जो हमारे पाचन क्रिया की जो प्रणाली है वो होती है, आई थिंक वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? बड़ी आंत में, कि जो भोजन अनपचा रह गया है वो अब कहाँ पहुंच गया है? बड़ी आंत में। अब देखते हैं कि बड़ी आंत में वो किस तरीके से काम करता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और हमारी छोटी आंत कितनी लंबी थी? 7.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। तो हमारी जो बड़ी आंत है वो सबसे ज्यादा किसको अवशोषण
करने में सहायता करती है जल और कुछ खनिज लवणों को, तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है और इसे क्या बोलते हैं हम? निष्कासन वेस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। अभी तक हमने जो प्राणियों में, मनुष्यों में होता है वो देखा है कि उनकी पाचन नली, आहार नली किस तरीके से काम करती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो नहीं खा रहे हैं। वास्तव में वे घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग उनका क्या कहलाता है? रुमेन, या फिर प्रथम अमाशय भी हम उसको बोल सकते हैं। रूमिनेंट में अमाशय को 4 भागों में बांटा जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों में के रूप में पुनः मुख में लाते हैं जिसे वह चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना भी कहा जाता है। ये चीज तो भाई सब बच्चों ने देखी होगी ना, तो कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे किस किस बच्चे ने ऐसा देखा हुआ है कि जब हम गाय भैंस के आगे कुछ चारा रखते भी नहीं है और वो क्या करती रहती हैं? जुगाली करती रहती है। वो क्यों करती हैं वो जुगाली? हमने देख लिया वो क्या करती है। एक बार बहुत स्पीड से जो उनके सामने चारा डाला जाता है वो फटाफट से उसको खाती हैं, और जो उनका अमाशय का प्रथम अमाशय भी हम इसको बोल सकते हैं, वहां इकट्ठा कर लेती हैं और फिर क्या करती हैं? आराम से बैठ के धीरे धीरे कुछ भोजन वापस से अपने मुख में लाती हैं और उसकी जुगाली करना शुरू कर देती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? जुगाली करना या फिर रोमंथन। घास में जो है वो सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, परंतु बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ठीक है, अब पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय ही इसको भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। ठीक है, और बुझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते। जिस तरीके से पहेली एंड बुझो के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों आपके दिमाग में भी वैसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, और आपका पूछने का जरिया क्या होगा? कमेंट बॉक्स। तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है। तो रूमिनेंट्स में बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि जो पशुओं में जो जीवाणु होते हैं वो मनुष्यों में नहीं पाए जाते। इसी वजह से क्या होता है कि उस सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकते और जो घास खाने वाले जंतु हैं वो उसको पचा सकते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन कर पाते हैं। अब हम क्या जानेंगे? 2.4 उन जंतुओं के बारे में जानेंगे जिनमें ना तो मुख है और ना पाचन तंत्र, तो वो किस प्रकार से उनका भोजन जो है वो पचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है, जिन्हें पादा मतलब कृत्रिम पाव भी कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाव विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अमीबा क्या करता है? अपने भोजन को पकड़ता है। ये देखिए, ये है अमीबा। इस तरह से कुछ अमीबा जो है वो दिखता है। ठीक है, खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। हाँ भाई, तो यहाँ आपका जो लेसन है सेकंड वो हो जाता है फिनिश। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और अभी तक तो हमने सिर्फ क्या जाना है कि पाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, कि हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से
पचता है हमारे अंदर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम खाना हम खाते हैं उससे हमें किस प्रकार से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और कल वाली वीडियो में अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर समझ में आ रहा है, आपको लैंग्वेज इजी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को देखने के लिए। ठीक है, और एक कमेंट करेंगे अपनी क्वेरी के लिए और एक लाइक करेंगे मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच।